आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक प्रेरक वाले परिपथ में किस प्रकार से धारा की वृद्धि होती है, यानी एलआर परिपथ में करंट की ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब एलआर परिपथ में करंट की ग्रोथ हो चुकी हो और उसके बाद हम सेल को डिस्कनेक्ट कर दें तो धारा का मान एलआर परिपथ में घटता है, यानी डिके ऑफ करंट इन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस सर्किट। तो किस प्रकार से धारा का मान एलआर सर्किट में, इंडक्टेंस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू डिक्रीज होगा वो हम देखेंगे, बशर्ते करंट की वैल्यू पहले जीरो से बढ़कर मैक्सिमम हो चुकी है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले एक इंडक्टेंस एल को एक रेजिस्टेंस आर के सीरीज में लगाया हुआ था और इसको एक सेल जिसका ईएमएफ ई है, कैपिटल ई, उससे कनेक्ट करके मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई ओवर आर हमने गेन कर ली थी। अब हम ए को कनेक्ट करेंगे सी से। माना सेल कैपिटल ई के द्वारा अधिकतम करंट आई नॉट इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई आर गेन करने के बाद स्मॉल ए को सी से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस स्थिति में जो पहले सर्किट में करंट आई नॉट तक पहुंच चुकी थी, सेल हटने के कारण आई नॉट का मान घटना शुरू हो जाएगा। अब आई नॉट जो है वो धारा, उसका मान आई नॉट से धीरे धीरे घटने लगेगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि शुरू में जब सेल लगा था तो इंडक्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई थी एनर्जी, और जब करंट की वैल्यू घटेगी तो दोबारा से इंडक्टेंस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि करंट के घटने का विरोध करेगा।
इस कारण इंडक्टेंस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, धारा के घटने का विरोध करेगा। और यह तुरंत शून्य नहीं हो पाएगी। इसे समझते हैं कि अब करंट I का मान I नॉट से घटने लगेगा क्योंकि सेल सर्किट से हट गया है, लेकिन जो इसके इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी स्टोर है U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वो अब करंट को अपनी एनर्जी दे देगी, जिससे करंट का मान उतनी तेजी से नहीं घटेगा जितना कि पहले घट रहा था। और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इस करंट को सपोर्ट करेगा, यानी करंट को घटने नहीं देगा। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू होती है माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये करंट के घटने का अपोज करेगा। ओम के नियम से माना स्मॉल टी समय पर परिपथ में धारा स्मॉल आई है, अतः dt समय में परिवर्तन di होने पर ओम के नियम से, तो हमें अब पहले की तरह धारा और समय के बीच में संबंध निकालना है। किसी टाइम t पर सर्किट में ईएमएफ केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और ये इक्वल होगा आई आर के। यहाँ पर कैपिटल ई नहीं है सर्किट में, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं लिखी। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एल अब एक ऐसे सेल की तरह काम करेगा जो करंट को सपोर्ट कर रहा है। और ये तब तक सपोर्ट करेगा जब तक कि इंडक्टेंस के अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। पहले की तरह आई वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और टाइम वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे। जहां पर कैपिटल ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसका मान निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन रखी जाएगी।
एट टी इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है अधिकतम आई नॉट, ई बाई आर इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। इससे हमें ए का मान मिल गया। और ये मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। इनको रीअरेंज करने पर आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और इससे टाइम टी पर करंट आ गई आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू स्मॉल टी। जैसे हमने पहले एल बाई आर को टाउ माना था, टाइम कांस्टेंट या कालांक, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस स्मॉल टी बाई टाउ। ये फॉर्मूला आ गया करंट का टाइम के साथ वेरिएशन। क्वेश्चन 4, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें करंट में और टाइम में, ये समीकरण वैसे क्या बताती है कि करंट का मान टाइम के साथ चरघातांकी रूप से घट रहा है। कैसे? एट टी इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि ई की पावर माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, और एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी की वैल्यू लार्ज होने पर आई इज इक्वल टू 0 एज ई रेज टू पावर या 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हम ये देखते हैं कि धारा का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ से हम इसको शो करते हैं। वाई एक्सिस पे करंट ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है मैक्सिमम करंट आई नॉट को। तो करंट का मान टी के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। आई का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से घटेगा। जैसा कि ग्राफ में या चित्र में दिखाया गया। तो वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेज विद टाइम एक्सपोनेंशियली as shown in figure।
रेट ऑफ डिक्रीज इन करंट, धारा के क्षय होने की दर, यानी डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आई नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस स्मॉल टी बाई टाउ। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आई नॉट माइनस 1 ओवर टाउ इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। और अब इक्वेशन 4 से वैल्यू रख देंगे तो डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आई ओवर माइनस आई ओवर टाउ। ये बताता है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट है डी आई ओवर डी टी वो रेसिप्रोकल है कालांक टाउ के, टाइम कांस्टेंट टाउ के। अतः टाउ कम होने पर धारा तेजी से घटेगी। इसे ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ही ग्राफ पर हम अलग अलग टाइम कांस्टेंट के लिए ग्राफ खींचते हैं। एक ही जगह पर ये मैक्सिमम करंट हो गई आई नॉट, तो हम ये देखेंगे कि जिसके लिए टाउ का मान कम है उसके लिए करंट तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से कालांक के टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन दी गई थी ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, यहाँ पर हम डेफिनेशन देंगे कालांक की। माना कि जो समय है वो कालांक के बराबर है, तब समीकरण 4 से i इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टाउ ओवर टाउ, और e की वैल्यू हमें पता है 2.718। ये कैलकुलेट करके आता है 0.368 आई। यानी कालांक वह समय है जिसमें धारा अपने अधिकतम मान से घटकर 36.8% हो जाती है। अर्थात वह समय जिसमें करंट अपने अधिकतम मान से घटकर 36.8% रह जाए एल आर परिपथ का या परिपथ का कालांक कहलाता है। ग्राफ में देखिए
पहले आई नॉट की जो वैल्यू है उसकी 36.8% अगर हम ले लें, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये ग्राफ को जिस जिस पॉइंट पे काट रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वो टॉ 1 और टॉ 2 होंगे। इस प्रकार से जब करंट डिक्रीज करती है तब हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने दो तरीके से दी, जब करंट बढ़ रहा है और जब करंट घट रहा है। टाइम कांस्टेंट या कालांक, इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है कि ये टाइम कांस्टेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका मात्रक या यूनिट वही है जो समय की है, यानी कि सेकंड, इसलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और ये किसी भी सर्किट के लिए कांस्टेंट रहता है। उस सर्किट के लिए कांस्टेंट होता है, दूसरे सर्किट में बदल जाता है। दूसरी बात कि जब करंट ग्रोथ करती है तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वो समय जब करंट जीरो से बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाए। जीरो से बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाए, तो उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट या कालांक कहते हैं। और डिके के वक्त डेफिनेशन है कि वो समय जब आई का मान मैक्सिमम से घटकर 36.8% रह जाए, उस समय को हम टाइम कांस्टेंट या कालांक कहते हैं। तो अगर हम ग्रोथ और डिके दोनों ही करंट को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें किसी एक सर्किट के लिए, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, यानी पूरक आते हैं। ये डिके के लिए हो गया और ये ग्रोथ के लिए। डिके के वक्त तो करंट मैक्सिमम वैल्यू का रह जाएगा, पहले हम डिके की बात करें, अभी डिके की बात करी थी हमने ऊपर कि डिके के वक्त करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का रह जाएगा 36.8%, वो कहलाएगा इसका टाइम कांस्टेंट टाउ। और ग्रोथ के वक्त हो गया 36.8% ऑफ आई नॉट।
और ग्रोथ के वक्त जीरो से बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू का 63.2%। तो चाहे हम ग्रोथ वाले कर्व पे ड्रॉ करें चाहे हम डिके वाले कर्व पे ड्रॉ करें, दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट सेम आएगा। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होते हैं। अब हम एलआर सर्किट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेन फार्मूला है इसमें ग्रोथ और डिके का, पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। दो फार्मूले मेन है इसका, तो ग्रोथ के वक्त और एक डिके के वक्त। तो ग्रोथ में तो फार्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ई ओवर टाउ, और जहाँ पर टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल ओवर आर। और डिके में फार्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई ओवर टाउ, और टाउ की वैल्यू एल ओवर आर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक सर्किट में एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस सीरीज में है एल एंड आर, एल की वैल्यू दे रखी है 4 हेनरी और आर की वैल्यू दे रखी है 1 ओम, और इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट। ये है सब चीजें एट स्टार्टिंग में, ये कंडीशन है। तो इसे पूछा गया है कि एनर्जी लॉस बताना है हमें T इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। फाइंड एनर्जी लॉस या एनर्जी क्षय। तो इस सर्किट में एनर्जी लॉस जो भी होगा वो रेजिस्टेंस में होगा और वो हीट के रूप में होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो अब आर की वैल्यू तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। हमें करना क्या है कि टी इज इक्वल टू 4 पर हमें करंट आई की वैल्यू निकालनी है कि आई का मान क्या होगा, और उसके बाद आई स्क्वायर आर कर देंगे। तो एनर्जी लॉस होगा दैट इज इक्वल टू आई एट 4 स्क्वायर आर। ये हो, हमें पहले आई 4 की वैल्यू निकालनी है, बाकी समय एल आर और ई सब की वैल्यू दे रखी है। चलिए, एनर्जी लॉस आई 4 का स्क्वायर आर निकालना है। तो अब दी गई वैल्यू से पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम करंट। आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर, that is equal to 6 by 1, that is equal to 6 ampere. Now from ये करंट की वृद्धि के लिए है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर हमने सेल को कनेक्ट किया। I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस स्मॉल t बाई टॉ। मैक्सिमम करंट आई नॉट निकाल ली, और ऐसे ही हम टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू एल ओवर आर,
एल की वैल्यू दे रखी है 4, आर की वैल्यू दे रखी है 1, ये आ गया 4 सेकेंड। तो अब ये सब मान हम फार्मूले में रख देंगे। तो I4 इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू है 6, 1 माइनस ई रेज टू पावर ई की वैल्यू 4 और टाउ की वैल्यू भी 4। ये हो गया 6, 1 माइनस 1 बाई ई, और ई की वैल्यू होती है 2.718, 6 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा लगभग 3.8 एम्पीयर। ऐसे किया जा सकता है इसको। सेकंड मेथड, यहाँ हम देखते हैं कि जो टाइम है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू टॉ, अतः I4 इज इक्वल टू 63.2% ऑफ 6। ये भी कैलकुलेट करके करेंगे अगर हम, तो ये भी लगभग 3.8 एम्पियर आएगा। कैसे ही कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक LR सर्किट है और उसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। जब भी सेल से कनेक्ट करेंगे तो ग्रोथ ऑफ करंट वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर E की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट और इंडक्टेंस L की वैल्यू दे रखी है 10 हेनरी और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 ओम। तो पूछा है इसमें कि समय स्मॉल t क्या होगा जब I का मान 50% ऑफ I नॉट हो जाए। ये हमें निकालना है। इसका आंसर देखते हैं। तो हमें दे रखा है I है 50% ऑफ I नॉट, यानी हमें गिवन है I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2। तो हम फार्मूला ग्रोथ वाला लगाएंगे, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टॉ। यहाँ टाउ है L बाई आर, that is 10 by 5, that is 2 second. So I naught by 2 is equal to I naught 1 minus e raised to a minus t upon 2। इस I naught से ये I naught कैंसिल, 1 upon 2 is equal to 1 minus e raised to a minus t over 2। इससे e raised to a minus t by 2 is equal to हाफ, और ये होगा 2 की रेज टू पावर माइनस 1। सो दोनों तरफ log टू दी बेस ई ले लेंगे, पावर माइनस तो खत्म हो जाएगी। तो टी बाई 2 इज इक्वल टू ln 2, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.63
693 2 तक होती है लेकिन 0.693 इतना ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। सो t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.693 दैट इज 1.386 सेकेंड। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, वैल्यूज रखनी है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है तो इस फॉर्म में आ सकता है कि हमें गिवन हो फार्मूले से, फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं हम, बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस टी ओवर टाउ इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। दोनों तरफ log टू दी बेस ई ले लेंगे। पहले इसको उल्टा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर टी ओवर टाउ इज इक्वल टू आई नॉट ओवर आई नॉट माइनस आई और स्मॉल टी ओवर टाउ इज इक्वल टू एल एन आई नॉट ओवर आई नॉट माइनस। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया टी इज इक्वल टू टाउ एल एन आई नॉट ओवर आई नॉट माइनस आई। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो इस फॉर्म में फार्मूला रखा जा सकता है, नहीं तो सीधे सीधे आप फार्मूले में रखेंगे तो उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।